लंगड़ाते हुए हॉल के अंदर आते हैं। इतना तो तमाशबीन भी जानते थे कि चुन्नी लाल की गैर मौजूदगी में फिल्म कैसे हो सकती है, क्योंकि चुन्नी लाल का असली आर्ट तो अब नुमाया होता है। बगैर चुन्नी लाल के भला लोगों को निरी फिल्म देखने का क्या मजा आएगा। फिल्म के रूहे रवां तो चुन्नी लाल ही थे। चुन्नी लाल हॉल के वस्त में बैठ गए और वहीं से प्रोजेक्टर की तरफ घूमकर बाआवाज़ बुलंद कहा, हाँ भाई। बस इतना इशारा काफी था। फिल्म शुरू हुई और साथ साथ चुन्नी लाल भी। उनकी कमेंट्री भी फिल्म के साथ साथ चल रही है। अब फिल्म तो एहतजाज कर नहीं सकती, वो तो मुक्की है, और चुन्नी लाल पर आकाशवाणी जैसी पाबंदी भी नहीं है। फिर चुन्नी लाल के पास अल्फाज की भी कमी नहीं है, आवाज की भी कमी नहीं है। बस जो जी में आया झोंके हुए हैं। गरज तमाशबीनों की भी तफरीह हो रही है और चुन्नी लाल की भी कमेंट्री ऐसी ही की मजाक से भरी हुई, गाली गलौज से भरी हुई, इस कदर भरी हुई कि क्या कही। अबे देर क्यों लगा रहा है मादरचोद? अरे विलेन तेरी हीरोइन को मार डालेगा बे। साले जरा घोड़ा जल्दी जल्दी दौड़ा। अबे और तेज चौथ। अरे तेरी माशूका तेरा इंतजार आखिर कब तक करेगी बे भौसड़ी के? और विलेन को कब तक रुका के रखेगा साले? अरे हरामखोर, मुंह तो इस बेचारी का बांध ही दिया है, जो चाहे उसके साथ करेगा। तुझसे इजाजत लेने के लिए हाथ पर हाथ धोकर बैठा रहेगा क्या? ए साला पहुंच गया। अरे मुक्केबाजी शुरू हो गई। वो फेंका विलेन को, हीरो घोड़े पर हीरोइन को लेकर भागा, एक झील के किनारे बगीचे में रुका। अरे हम ये सब तो देख ही रहे हैं चुन्नी लाल, किसी ने एतराज करते हुए कहा। चुन्नी लाल ने फौरन अपनी दबंग आवाज में उसे डांटा, चुप। सन्नाटा हुआ। चुन्नी लाल बोले, वक्त आ गया है। अबे बैठा क्या है, आगे बढ़, माशूक को गोद में ले। नामर्द साले, तुझसे नहीं बनता तो वहां से हट जा, मैं तेरी जगह पे आ जाऊं। हैं? इस बेचारी को कुछ और चाहिए, तू इतना भी नहीं समझ सकता? फिर क्यों हीरो बन बैठा है? मैं आ जाऊं उसकी जगह पे? हॉल का सारा मजमा हंसी से लोट-पोट, लेकिन चुन्नी लाल के चेहरे पर मुस्कुराहट का नाम नहीं। गंभीरता से काम को काम समझकर बस अपने काम में लगे रहते हैं। हाल में फिल्म का हीरो मौजूद, न विलेन न हीरोइन कि चुन्नी लाल पर मुकदमा दायर कर सके। उनके ख्याल में जो आया जैसा आया बक रहे थे, यानी वो सब जो फिल्म में दिखाया जा रहा था उस पर ये कमेंट्री, और वो सब भी जो फिल्म में मौजूद नहीं था उसकी भी ख्याल आ रही। ये कहना मुश्किल है कि लोग फिल्म देखने के लिए जाते थे या चुन्नी लाल की कमेंट्री सुनने के लिए। एक बार मैं अपने क्लास फेलो सोहन लाल के साथ बाबूलाल सिनेमा तूफान मेल देखने गया हुआ था। विलन और उसके हाली मवालियों से हीरो डी बिलीमोरिया या ई बिलीमोरिया चलती गाड़ी की छत पर मुक्केबाजी करता इंजन की तरफ बढ़ रहा है। पटरियों पर माधुरी रस्सियों से बंधी पड़ी है, मुंह रुमाल से बंधा है, वो लाचार है और कसमसा रही है। चुन्नी लाल कह रहे हैं, फेंक साले को, और जो विलन के आदमी गाड़ी से फेंके जा रहे हैं, चुन्नी लाल कहते हैं, ए ये क्या बात है? अरे बैंड बाजा तो बजी रहा है। गोया एक चीज़ हैजान पैदा करने के लिए काफ़ी न थी। चुनांचे चुन्नी लाल अपनी गरजदार आवाज़ बैंड के शोर से बजते हुए म्यूजिक पर चढ़ाकर कह रहे थे, ए हो गया, वो मारा। उस हैजान को दूना बनाने में लगे हुए थे। सोहन लाल का बुरा हाल, उसने हीरो की परेशानी, हीरोइन की परेशानी और चुन्नी लाल की परेशानी, तीनों की परेशानी को जैसे अपने ऊपर ओढ़ लिया था और सबकी परेशानी को अपनी परेशानी बनाकर मुझे परेशान कर रहा था। थम गया था। बेंच पर जहां मेरे साथ बैठा था आगे को झुक गया था और बहुत जोर से मेरी जांघ पकड़ ली थी। मैं बार बार उसका हाथ पकड़ कर हटा देता, बार बार उसका हाथ जज्बाती शिद्दत से मेरी जांघ पर फिर वापस आ जाता और गोश्त को पकड़कर जोर जोर से मरोड़ता रहता। मुझे शक हुआ कि सोहन लाल कुछ बड़बड़ा भी रहा है। मैंने निगाह उठाकर उसकी सूरत देखी, बिल्कुल सुर्ख हो चुकी थी। गौर से सुना तो वो मुही में वही बात कह रहा था जो चुन्नी लाल जोर जोर से बिना तशन्नुज के कह रहे थे। बस उसके पास गालियों का वो अंबार न था जो चुन्नी लाल के पास था। इसकी गालियां अबे से और बहुत जोश में आया तो साले या मरदूद तक महदूद हो जाती थी।
अब उठा के पटक दे, मार साले को। इतने में बिली मोरिया इंजन तक पहुंचकर उसके सामने की लोहे की जाली पर दोनों हाथ फैलाए बैठा दिखाई देता है। रेलगाड़ी माधुरी तक पहुंचती है और ऐन वक्त पर हीरो उसे अपने हाथों में बड़ी सफाई से उठा लेता है। चुन्नीलाल हीरो को शाबाशी देते हैं। शाबाश बेटा। हॉल तालियों से गूंज उठता है। तो हबीब साहब उर्दू के शायर थे, उर्दू के लिटरेरी कल्चर से परवरदा थे, लेकिन उनको ज़बान के मामले में वो मुफाहमत पसंद थे। वो ये नहीं, जैसे उन्होंने एक इसी अपनी खुद नविश पे भी एक पैसेज लिखा है कि ज़बान जो, जैसे मीर ने कहा शेर मेरे हैं वो खवास पसंद, गुफ्तगू पर मुझे आवाम से है। तो उनको न सिर्फ अपने नाटकों में बल्कि अपनी ज़बान के इस्तेमाल में भी, जैसा उन्होंने अपनी खुद नविश में भी किया है, वो जिस तरह की उर्दू इस्तेमाल करना चाहते थे या जिस तरह की उर्दू को फैलाना चाहते थे, जिस तरह की पेशेवराना अलग अलग बोलियों को उन्होंने अपने नाटक में उठाया, उसके बारे में वो रोशनी डालते हुए कहते हैं। जैसे अभी आशीष जी कह रहे थे कि उन्होंने अलग अलग किसानों के, लोहारों के, बढ़इयों के पेशों की का एक जश्न है जो उनके यहाँ, उस जश्न की उन्होंने बाकायदा, सिर्फ ये नहीं था कि ये सिर्फ एक फोक सी या उससे उभरा था, उसका एक दूसरा हिस्सा भी था। वो दूसरे पहलू की तरफ इस पैसेज में इशारा करेंगे। वहाँ पूर्वी यानी एक फैक्ट्री में, हबीब साहब बम्बई में थे, जब एक फैक्ट्री में कुछ दिनों के लिए काम करते थे, वहाँ फैक्ट्री में लकड़ी का कारोबार होता था, तो उसके बारे में बताते हैं। तो वहाँ पूरबिया यानी यूपी और बिहार के बढ़ई काम करते थे और टपिया और बटमिया बनाने में लगे हुए थे। बहुत मज़े की भोजपुरी लहजे की हिंदी बोलते थे। बक्से के टॉप को टॉपिया और बॉटम को बटमिया कहते थे। मुझे उनके साथ बातें करने में बहुत मज़ा आता। किस मज़े से अंग्रेज़ी लफ्ज़ों को ज़रा सा घुमाकर अपनी भाषा में ढाल लेते हैं। इस तरह बम्बई का कुली एयर कंडीशन कंपार्टमेंट को ठंडी गाड़ी कहा करता था। ठंडी गाड़ी यानी उस वक्त जब ठंडी गाड़ियाँ शुरू हो गई थी। आज तो हिंदी का लफ्ज़ रेलगाड़ी के ठंडे डिब्बे के लिए थोप दिया गया है। वो ना पढ़े लिखे इस्तेमाल करते हैं, ना कुली, सब अंग्रेज़ी लफ्ज़ से ही काम चलाते हैं। एसी कहते हैं। काश मौलवी अब्दुल हक की तरह हमारे लिसानियात के माहिर पेशावरों और मेहनत मजदूरी करने वालों तक जाने की जहमत करते और वहाँ से ज़बान सीखते, तो आज हमारे पास ऐसी चीज़ों के लिए नए हल्के फुल्के अल्फाज का एक अच्छा खासा और नायाब ज़ख़ीरा हो जाता है। हबीब साहब जिक्र करते हैं यहाँ मौलवी अब्दुल हक का, जिन्होंने उर्दू के बहुत सारे काम किए, और उनमें से एक काम ये था कि मौलवी अब्दुल हक ने अदना से अदना पेशेवरों के पास जाकर वो तमाम अल्फाज मालूम किए जो वो अपने रोज़मर्रा के काम में इस्तेमाल करते थे, और उन्हें इस्तेहालात पेशेवरा के नाम से 4 जिल्दों में छपवाकर बहुत बड़ा हम पर एहसान किया। इसका अंदाज़ा मुझे ड्रामा लिखते वक्त हुआ, जब मैंने उनकी किताब से बहुत इस्तिफ़ादा किया। लेकिन मैं ये क्या कह रहा हूँ, अब भला उन गरीब मगर बेहद शीरीं अल्फाज के इस्तेमाल की गुंजाइश कहाँ। जैसे मौलवी साहब ने अपने उर्दू डिक्शनरी में मुद्दई और मुद्दा इलाह के लिए देहाती 2 लफ्ज़ बताए हैं। मुद्दई को देहात के लोग झगड़ू कहते हैं और मुद्दा अलैह को पलटू कहते हैं, यानी एक्यूज के डिफेंडेंट को झगड़ू और पलटू कहते हैं। कैसे मज़े के लफ्ज़ हैं, लेकिन हिंदी वाले कुजा खुद उर्दू वाले भी इस किस्म के अल्फाज न जानते हैं और न इस्तेमाल करना चाहते हैं। बहुत से अल्फाज तो इस्तेमाल ना होने की वजह से यूँ ही मतरूक हो गए हैं। मसलन वो इसम जो फ़ेल से बनते हैं और जिनकी नज़ीर अकबर आबादी के कलाम में भरमार है। मिसाल के तौर पर लगावट, घुलावट, झुकावट, फंसावट, लड़ावट वगैरह। ये मामूली अल्फाज हैं जिन ना उर्दू वाले काम करते हैं न हिंदी वाले काम करते हैं। तो एक ज़माने में मौलवी अब्दुल हक ने नज़ीर के कलाम में यहाँ वहाँ जो जगह खाली छोड़ दी गई थी, नज़ीर के ज़माने में इन अल्फाज को बुरा नहीं समझा जाता था, लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद से इन अल्फाज को बुरा समझे जाने लगा। तो नज़ीर की जब कुल्लियात छपी थी तो बहुत से अल्फाज को काट के या उनकी जगह डैश छोड़ दिया गया था, ताकि लोगों की खातिर पर गिरा ना गुजरे। यानी आज के लोग ज़्यादा नाजुक मिजाज हैं, पहले के लोग इतने नाजुक मिजाज नहीं थे, उनका बार उठा लेते थे। आज के लोग इनका बार नहीं उठा पाएंगे। तो मौलवी साहब ने उनको पुर करने की कोशिश की। तो ये जगहें वैसे अल्फाज से भरी थी जिन्हें आज मुब्तज़िल कहते हैं, और ये दास्तानों के ऊपर भी ये बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया कि उनमें इब्तिज़ाल बहुत है। इब्तिज़ाल यानी वल्गैरिटी बहुत है, क्योंकि वो एक जिस्मानी उसका बयान करते हैं,
पेशाब पखाने की चीज़ों का बयान करते हैं, गंदगी का बयान करते हैं, नजासत का बयान करते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ों का बयान करते हैं जिनको शुरफा अपने यहाँ काबिल बयान नहीं समझते, मायूब समझते हैं। औरत के हुस्न का बयान करते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक जैसे कालिदास ने किया था उसी तरह करते रहते हैं, ज़रा भी उसमें शराफत और मुरव्वत नहीं बरतते हैं। तो ये जगह वैसे अल्फाज से भरी थी जिन्हें मुक्तज़िल कहेंगे। मसलन मिसरे में एक काफ़िया आता है कड़ाके, लेकिन दूसरे मिसरे का काफ़िया नदारद। मौलवी साहब ने निहायत मौजूनियत से उसकी जगह लिखा सड़ाके, जिसका मतलब है मास्टरबेशन। उर्दू में मुश्तनी कहते हैं, लेकिन मौलाना अवाम की ज़बान से खूब वाकिफ़ थे। हाज़रीन, आगरा बाज़ार का एक सीन याद आ गया कि जिसमें कुतुब फरोश जो है वो एक लड़के को बुलाते हैं और कहते हैं कि ज़रा इधर तो आओ मियाँ। तो वो मुतवज्जह नहीं होता है, ध्यान नहीं देता है। फिर कहते हैं मियाँ ज़रा इधर तो आओ, फिर वो ध्यान नहीं देता है। फिर वो ज़ोर से कहते हैं कि अबे इधर आबे खबीस। तब वो सुनता है और चला आता है। तो कुतुब फरोश साहब कहते हैं कि जनाब इस ज़माने में जब तक मुगल्लिज़ात न बकिए कोई ध्यान ही नहीं देता। तो बहरहाल एक अदबी रिसाला उर्दू भी इन दिनों निकालते थे। कहीं से बम्बैया ज़बान का एक अनपढ़ शायर उनके हाथ आ गया, फ़ौरन उसकी एक गज़ल अपने रिसाले में छाप दी और मज़मून में लिख दिया कि इस शायर में मज़ाक के अलावा न सिर्फ तगज़्ज़ुल है बल्कि गज़ल के सारे लवाज़मात उसकी गज़ल में भरपूर पाए जाते हैं। गज़ल के 2 शेर मुझे याद रह गए हैं। मैं दारू पी के आज गटर में पड़ेला हूँ, मैं दारू पी के आज गटर में पड़ेला हूँ। लफड़ा तो मैं भी लफड़ा किया तो मैं भी बड़ा सरफरेला हूँ। कभी तो देख लेगा वो बाड़ी से झांक के मुझको, कभी तो देख लेगा वो बाड़ी से झांक के मुझको। मैं झाड़ की तरह सड़क पर गड़ेला। काफिया पूरा किया है, सड़क पर गड़ेला हूँ सरफरेला हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये कि उनको ये ज़बान एक खुली हुई चीज़ है और उसको महदूद नहीं किया जा सकता, और जितने सोते उसमें आके मिले उतना ही अच्छा है। और इन चीज़ों के उनकी तरबियत इस तरह से हुई थी। और जैसे एक और बहुत अच्छी नज़्म उन्होंने अपने कॉलेज के ज़माने की जो बहुत रवा नज़्म है, बहुत तवाना, बहुत ज़िंदा नज़्म है, वो हिटलर और मुसलिनी के बारे में है। हिटलर पहने कपड़ा, मुसलिनी पहने कपड़ी। हिटलर पहने कपड़ा, मुसलिनी पहने कपड़ी, और हम गरीब बेचारा कभी नंगा कभी नंगी, कभी नंगा कभी नंगी। हेल हिटलर। हिटलर बैठे घोड़ा, मुसलिनी बैठे घोड़ी, और हम गरीब बेचारा कभी गद्दा कभी गद्दी। हेल हिटलर। हिटलर खाए रेवड़ा, मुसलिनी खाए रेवड़ी, और हम गरीब बेचारा कभी भूखा कभी भुक्खी, कभी भूखा कभी भुक्खी। हेल हिटलर। तो ये तरबियत जो है वो कुछ ये हबीब साहब के ऑफिस में किसी भी हर आर्टिस्ट की अपनी कुछ जिद्दत होती है, कुछ उसकी तरबियत होती है। और इब्टा का जिक्र किया था, और इब्टा की ये तरबियत भी ज़रूरी थी। और इब्टा की तरबियत के अलावा जिन लोगों के साथ वो उठे बैठे बम्बई में, उन लोगों ने भी उनके ऊपर और उनके काम पर असर डाला। तो मैं एक छोटा सा पैसेज पढ़ता हूँ जिससे ये ज़ाहिर होता है कि और ज़माने में एक छोटा सा बहुत छोटा वो बलराज सानी के साथ काम कर रहे थे, और जादू की कुर्सी नाम का एक नाटक वो लोग तैयार कर रहे थे, और इब्टा की कॉन्फ्रेंस में गए थे। और हबीब साहब एक बूढ़े किसान का रोल कर रहे थे, उनको रोना था और रात हो रही थी, रिहर्सल हो रही थी। बलराज सानी जो है वो थोड़ा परेशान हो रहे थे, हबीब साहब ठीक से रो ही नहीं पा रहे थे। तो जब ये सिलसिला चलता रहा देर तक और हबीब साहब नहीं रो पाए, तो बलराज सानी ने खींच के एक थप्पड़ जोर से हबीब साहब को मारा। उनके आंसू निकल आए, कितना अच्छा तुम कर रहे हो। हबीब साहब ने कहा ये आपका डायरेक्शन का कौन सा तरीका है? उन्होंने कहा इसको मसल मेमोरी कहते हैं। तो रेडियो की दुनिया पर मौसीकी के बड़े मशाहिर आया करते थे। उस्ताद फैयाज़ खान अपने पूरे उरूज पर थे, उन्हें रेडियो में भी सुना और घरेलू महफिलों में भी। उस्ताद विलायत खान का ये इब्तदाई ज़माना था, फक्कड़पन का दौर, लेकिन उस ज़माने में भी क्या सितार बजाते थे। मेरे कमरे में विलायत खान लखनऊ के अपने एक दोस्त जव्वार हुसैन के साथ, जो रेडियो में सारंगी नवाज़ की हैसियत से काम करते थे, आ जाया करते और घंटों गपशप हंसी मजाक करते रहते। उसके बाद उन्हें अपनी शोहरत के उरूज पर बुडापेस्ट में देखा। उस ज़माने में सितारा देवी भी हंगरी में थी। हिंदुस्तान में तो उनके कथक का कमाल देखा था,
बुडापेस्ट में 1956 में ये देखकर हैरान रह गया था कि वो गोया यूरोप के सैकड़ों नाजरीन को अपनी छोटी उंगली पर मुस्तकिल नचाए चली जा रही हैं। अक्सर शांता आप्टे रेडियो पर क्लासिकी गाना सुनाया करती। हाय, प्रभात टॉकीज़ के ज़माने की चोटी की हीरोइन और कमाल की गायिका, उसके बाद में जाकर क्या हशर हुआ। बीमारी, कसम कुर्सी का आलम, दाने दाने को मोहताज, बेरोज़गारी और अफलास का शिकार होके एक गोशे में मर गई। रेडियो पर एक हरदिल अजीज़ गाने वाले बाल गंधर्व भी थे, जिनके थिएट्रिकल ठाट के पक्के गाने उस वक्त भी सामईन के दिलों पर अपना कब्ज़ा जमाए हुए थे, बिलखुसूस मराठों पर। आम फरमाइश हुई कि एक बार फिर एक अच प्याला हो जाए। ये गडकरी का लिखा हुआ मराठी ड्रामा है। शराब नौशी पर इससे ज़्यादा पुरअसर नाटक मेरी नज़र से नहीं गुजरा। कमाल के शायर और ड्रामा निगार थे। पुलस्कर की तरह 30-35 की उम्र में चल बसे मराठी थिएटर का एक जीनियस चला गया। उस ड्रामे में गंधर्व अपना कमाल बरसों पहले दिखा चुके थे। लोगों के इसरार पर वो एक बार फिर मंच पर उतरे। उस वक्त उम्र 70 से ऊपर हो रही थी। मोटे हो गए थे। स्टेज पर अपनी मोटी कमर लिए हुए, बेहतरीन साड़ी में मलबूस खड़े हुए। नक्लो हरकत की गुंजाइश तो उनके नातवां जिस्म में बाकी नहीं रह गई थी। बस खड़े खड़े गाने गा रहे थे, नखरे भरे, हल्की हल्की नाजुक अदाओं के साथ। और चौपाटी के पास खुले मंच के सामने पंडाल के नीचे हज़ारों आदमियों का मजमा खामोशी से सुन रहा था। और चौपाटी के पास, और जब किसी सुर की दाद देता, ऐसा शोर हो कि गोया तूफ़ान बपा है। स्टेज पर काम करने का यह उनका आखिरी मौका था। कहा जाता है कि औरतें बाल गंधर्व को देखकर साड़ी बांधना सीखती थीं, सिंगार के तौर तरीके सीखती थीं, उनकी निसाइयत की अदाओं तक से मुतासिर होती थीं। यही हाल गुजरात के जयशंकर सुंदरी का था। थिएटर के जनाना पाठ करने वाले उस्ताद अदाकार, जिनसे बाद में 1952-53 में अहमदाबाद में मिला था। पारसी थिएटर की चलती फिरती तारीफ थे। बहुत साफ उर्दू बोलते थे। रवानी से थिएटर कंपनियों के और अपने किस्से सुनाया करते थे कि उसके आधार पर एक निहायत दिलचस्प किताब लिखी जा सकती है। मसलन एक थिएटर कंपनी के मालिक का किस्सा जो दिवालिया हो गया था। थिएटर कंपनी डूब गई, सारी जायदाद लुट गई। वो कपड़े फाड़ कर बाज़ारों में निकल गया और पागल होकर मर गया। जब मैंने जयशंकर के इंतकाल की खबर सुनी तो कफ़े अफसोस मलकर रह गया था। वो ज़माना टेप रिकॉर्डर करना था। मैं मंसूबे बनाया करता था कि वो बोलें और मैं लिखता रहूं। मुझे यकीन है कि एक नायाब तारीख़ उर्दू ड्रामे की हमारे साथ आ जाती। उन्होंने अपनी आप बीती लिखी है और दूसरे लोगों ने भी उन पर बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उन किताबों में से एक में भी वो बात नहीं जो जयशंकर सुंदरी की गुफ्तगू में थी। तो मैं दोबारा इस बात पर आता हूँ कि नज़ीर अकबर आबादी का हम वजह तौर पर जश्न मनाते हैं और हबीब साहब ने आगरा बाज़ार में उनका जश्न मनाया, लेकिन उर्दू और फ़ारसी शायरी से शगफ़ रखने वाले और उसकी तारीख़ को ज़रा भी संजीदा से पढ़ने वाले किसी भी आदमी के ऊपर ये बात आश्कारा होनी चाहिए कि बहुत कम ऐसे उर्दू शायर या फ़ारसी शायर हुए हैं जिन्हें अपने आसपास के, जिसे हम आज फोक कहते हैं, उस पर दस्तरस न हासिल रही हो। नज़ीर अकबर आबादी के पहले कृष्ण भक्ति के सैकड़ों नज़में उर्दू में, फ़ारसी में, अवधी में, भोजपुरी में सूफ़ियों के यहाँ कही जा चुकी थी। जायसी और सूफ़ी प्रेमाख्यान के अलावा की तारीख़ की मैं बात कर रहा हूँ। जहाँ तक फ़ोक का ताल्लुक़ है और ख़ास तौर से नाचा का ताल्लुक़ है, और छत्तीसगढ़ी जो देश की बात बहुत वजह तौर पर बहुत उम्दा बात की, ये जो देश छत्तीसगढ़ी का हबीब साहब में नज़र आता है, इसी देश को जब बेरियल एल्विन बरत रहे थे और दूसरे लोग बरत रहे थे, तो यहाँ नाचा में ख़ास तौर से जो औरत और मर्द के रिश्ते हैं, औरत और मर्द के जो रिश्ते और जो ताल्लुकात हैं और जो बराबरी है, वो हमारी नॉर्थ इंडिया की जो रिकन्स्ट्रक्टेड स्पेस है, जो मॉडर्निटी है, उससे अलग है। ये एक तरह का हमारे ऊपर जो कॉलोनियलिज्म का असर है उसको निगेट करते हैं और उसके पहले की हमारी जो सोशल रिलेशंस थी उनकी हमें याद दिलाते हैं। जब मैं अपनी किताब 1857 पे काम कर रहा था तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देख रहा था, तो औरत और मर्द के ताल्लुकात के रिश्ते कितने तरह के हो सकते हैं। शादी भी होती थी, आप किसी जगह जाके बता सकते थे कि हम साथ में रहते हैं, वो फारिग ख़ती हासिल कर सकती थी औरत। तो औरत और मर्द के खानगी रिश्ते सिर्फ शादी तक महदूद नहीं थे, ये जो पुलिस के डॉक्यूमेंट से ज़ाहिर होता है। और यही चीज़ हमको दास्तानों में भी दिखाई देती है, यही चीज़ हमको उस फोक में भी दिखाई देती है जो नाचा से निकला है। नाचा की नकल की परंपरा बहुत अहम है मेरे हिसाब ख्याल से हबीब साहब के थिएट्रिकल जर्नी में,
क्योंकि नाचा की जो नकल की परंपरा है, और दास्तानों में भी नकल का जिक्र आता है, वो नकल की जो रिवायत है वो हमको प्री मॉडर्न थिएट्रिकल परफॉर्मेंस की रिवायत से जोड़ती है, जो अंग्रेज़ों के बनाए हुए थिएट्रिकल स्पेस के पहले की चीज़ है। और उसमें सामीन का और करने वाले का, मुजाहरा करने वाले और सामीन का जो फ़र्क है वो उस तरह का नहीं है जो मॉडर्न स्टेज का है। वो बात भी कर सकते थे, मुजाहरे के दौरान वो टूट भी सकता था, और सुनने वाले उसमें बराबर से पार्टिसिपेट करते थे, जैसे म्यूज़िक में करते हैं, जैसे दास्तान में करते हैं। सुनने वालों का पार्टिसिपेशन बहुत अहम था। और ये बात हबीब साहब ने कही कि दरअसल जिस संस्कृत थिएटर की जो रूट्स थी, जो टूट गई थी, जो हमें देखने को नहीं मिलता था, और उसके बारे में भी इशारा हमको सूफी प्रेमाख्यानों में म्यूज़िक का और परफॉर्मेंस के जितने फॉर्म्स का जिक्र है। अभी एक साहिबा ने, 2 साहिबा ने मिलकर उस पर एक किताब लिखी है जो छपने वाली है, कि संगीत, परफॉर्मेंस और नृत्य के जो 4 प्रेमाख्यान हैं, जो प्री मॉडर्न इंडिया में जितने फॉर्म्स उसमें मिलते हैं, उसको उन्होंने सिर्फ जमा किया है, और वो फॉर्म्स हमको नकल से जोड़ते हैं, नाचा की, और वो फॉर्म्स दरअसल संस्कृत थिएटर की रिवायत से हमको जोड़ते हैं। इसके हबीब साहब कहते हैं कि जब वो संस्कृत थिएटर की रिवायत खोजने निकले तो वो रिवायत दरअसल उनको नाचा में ज़िंदा मिली, उन किताबों में ज़िंदा नहीं मिली जिनकी तरफ वो जा रहे थे। इसलिए वो सिर्फ ये थिएटर के एक्टर्स नहीं लेके आए थे, वो थिएटर करने की उस रिवायत को लेके आए थे जो संस्कृत ड्रामों से हमको ले जाकर जोड़ती है। फोक में जो एक अहम बात है जो मेरे काम में होती है, जब मैं विजयकांत था कि चौबोली की दास्तान करता हूँ, तो चौबोली की दास्तान एक ऐसी दास्तान है, हबीब साहब का थिएटर, हमारे यहाँ जिस तरह का हम मध्य वर्ग का थिएटर खेलते हैं, वो थिएटर अपनी ऑडियंस के लिए पढ़े लिखे लोगों का मोहताज है। हमारे उस थिएटर को जो पढ़ा लिखा नहीं है वो नहीं देख सकता। बहुत कम होता है ऐसा कि आप जो बड़े संजीदा नाटक खेलते हैं उसमें जो हमारा अशिक्षित हिस्सा है, जो समाज का, जो रिक्शे वाला है या कोई भी है जिसने इस तरह से तालीम हासिल नहीं की है, या वो जो साहित्य से उस तरह की दिलचस्पी नहीं रखता है, उसको उस नाटक में मज़ा नहीं आता। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो नाटक एंटरटेनिंग है या सीरियस है, वो एंटरटेनिंग हो के भी नाटक उसके एंटरटेनमेंट के दायरे से बाहर हो सकता है। हबीब साहब का जो थिएटर है वो पढ़े लिखे लोगों से लेके अशिक्षित लोगों तक सबको अपील करता है। ये खासियत सिर्फ उनके नाटकों की नहीं, ये खासियत फोक की है। ये फोक की खासियत है कि फोक पढ़े लिखे लोगों को और अनपढ़ लोगों को एक साथ बांध सकता है, क्योंकि वो जो दुनिया तख्लीक करता है वो एक ऐसी दुनिया है जो आपके सिर्फ मौजूदा, सिर्फ टॉपिकल कंसर्न से बड़ी दुनिया है, उससे परी है ये दुनिया। और इसलिए वो आपको भी अट्रैक्ट कर सकता है, वो एक रिक्शे वाले को भी अट्रैक्ट कर सकता है, और वो किसी एक ऐसे आदमी को भी अट्रैक्ट कर सकता है जिसको सिर्फ हिंदी फिल्मों में दिलचस्पी है। और ये फोक की खासियत है, और इसलिए क्योंकि फोक में मज़ा है, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे, मज़ा है, रस है, और जो मज़ा फोक का है वो मज़ा किसी और चीज़ में, किसी और तरह की, ये बड़बोलापन होगा, लेकिन दास्तान गोई के तिलिस्मे होशरुबा के 10 पेज लिखने के लिए उर्दू के 10 बड़े राइटर्स मिल जाएंगे तो शायद मुश्किल से वो 10 पेज लिख पाए। मंटो, बेदी, कृष्णचंद्र, इस्मत, एनी आपा वगैरह सब मिल जाएंगे तो शायद तिलिस्मे होशरुबा के 10-15 पेज लिख पाएँ, क्योंकि उसमें जो नाटकीयता है, उसमें जो इवेंट्स हैं, उसमें जो प्लॉट है, जो सस्पेंस है, जो डायलॉग है और जो रेंज है, वो बड़ा मुश्किल है पैदा करना। तिलिस्मे होशरुबा के पहले वॉल्यूम के आखिर में एक मेले का जिक्र है। उस मेले में 12 पेज हैं उसके डिस्क्रिप्शन में, और 12 पेजों में सिर्फ अलग अलग तरह के नशे की दवाइयों, नशे की दुकानों का जिक्र है। गांजा पीने वाले के जो नशा है उसका अलग बयान है, क्योंकि गांजे के नशे का अलग असर होता है, शराब के नशे का अलग असर होता है, अफीम का अलग होता है, चरस का अलग होता है, मुदक का अलग होता है। तो हर नशे के असर को उसी ज़बान में बयान किया है दास्तानों ने, और ये कमाल हमारे मॉडर्न लिखने वालों तक नहीं है। तो मैं इस बात के साथ बस ये बात ख़त्म करूँगा कि ये जो फोक अभी भी और आगे तक भी, ये दास्तान चौबोली हम सुनाते हैं। एक बार मैंने दास्तान सुनाई थी केरला में, तो वहाँ एक वेटर था, और जाहिर सी बात है हम लोगों की नज़र उस वक्त भी बार पे रहती थी कि भाई कब खुलने वाला है, परफॉर्म करते करते भी। तो मैंने उससे जाके पूछा यार मलयाली से कि तुमको कैसे समझ में आ रहा है, तुम इतना मज़ा कैसे ले रहे थे? तो ये उर्दू की दास्तान थी, घोर उर्दू की। उसने कहा ये मेरे बराबर में बम्बैया ड्राइवर था, ये मुझे समझा रहा था क्या हो रहा है। तो ये है मामला जो हमारे ऊपर राज होता है। बहुत शुक्रिया आज तो देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, मैंने ये माना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। ये शेर पहली बार हबीब साहब ने ही मुझे सुनाया।